कोरोना संकट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की फोन पर हुई बातचीत। कोरोना संक्रमण को लेकर की चर्चा। वैक्सीन और दवा की होगी मदद। उधर कोरोना से घुट रहा दिल्ली का दम। राजधानी में 20,201 नए मामले दर्ज। देश में अन्य राज्यों में भी बढ़ रहे मामले। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का दावा, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, लोगों को नहीं होगी समस्या। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रदेश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं के बीच अपने अपने देशों में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान दोनों के बीच कोरोना संकट को लेकर चर्चा की गई। और यहाँ संकट की घड़ी में भारत का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, दवाओं और हेल्थ केयर इक्विपमेंट की सप्लाई को लेकर बातचीत हुई और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिलाया कि संकट की घड़ी में अमेरिका उसके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और अन्य इक्विपमेंट्स भी भारत को देगा और साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के लिए प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने उन्हें वैक्सीन मैत्री के बारे में भी बताया और यहाँ बताया गया है कि कोवैक्स और क्वाड वैक्सीनेशन इनिशिएटिव के जरिए भारत दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से वैक्सीन और दवाएं बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा और कहा कि दोनों नेताओं के बीच ये बड़ी बातचीत हुई और कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच यह भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच फोन पर बात हुई और ऐसे में बताया जा रही कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की गई। तो यहाँ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण पर बातचीत की गई। देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर बातचीत की गई। आपको बता दें कि देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। उधर दिल्ली के बुराड़ी स्थित कपिल अस्पताल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऐसे में अस्पताल के पास कुछ घंटों ही ऑक्सीजन उपलब्ध हुई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के लोगों ने नॉर्थ दिल्ली पुलिस को कॉल करके बताया कि बुराड़ी के कपिल अस्पताल में 45 कोरोना के मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और जबकि बाकी मरीज भी ऑक्सीजन पर हैं। यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, जिस पर पुलिस ने सिलेंडर का इंतजाम करके अस्पताल को मुहैया कराया है। उधर कोरोना संक्रमण की चैन कड़ी को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन यहाँ कुछ लोग उसका पालन करते नजर नहीं आए और ऐसे में जिसके बाद मैनपुरी जिले की पुलिस कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल यहाँ शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रशासन द्वारा लोगों के घरों में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए लोगों के चालान काटे। देखिए, इस समय जो शासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें पहले पूर्व की जो गाइडलाइन थी उसमें मास्क न पहनने पर या फेस कवर न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना था
अब की बार शासन ने उसमें वृद्धि करते हुए जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है उसके बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसको बाध्यकारी बनाने के लिए, जिससे कि संक्रमण को हम लोग रोक सकें, जुर्माने की धनराशि बढ़ा करके 500 से 1000 रुपया किया गया है। इसी में ये दूसरा प्रावधान दिया गया है कि अगर एक व्यक्ति पर एक बार जुर्माना काटने के बाद भी वह व्यक्ति दोबारा मास्क नहीं पहनता है और बिना मास्क के दूसरी बार भी पाया जाता है तो उससे 10,000 रुपया वसूल किया जाए। इसी के तहत एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र कोतवाली में पहले भी उसके द्वारा मास्क न पहनने पर थाना क्षेत्र कोतवाल द्वारा उसका चालान काटा गया था, उसके बाद फिर से दोबारा ये व्यक्ति पकड़ा गया है और उस पर फिर जब दोबारा उसको पकड़ा गया तो उससे 10,000 रुपये वसूला गया है। ये सख्ती लगातार जो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। उद्देश्य सीधा सा है कि सभी लोग मास्क पहने या फेस कवर पहने, सभी लोग सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें, जिससे कि जो कोविड-19 है उसके संक्रमण से हम सबको बचाया सकें और किसी भी तरह से इस महामारी से जान की क्षति न होने पाए। तो इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों से, जनपदवासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपा करके कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें, मास्क। हरियाणा के फरीदाबाद की जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया और इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा। और इसी कड़ी में जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन का दौर किया गया तो यहां देखा गया कि बाजार बंद कर दिए गए हैं। सरकारी आदेशों के अनुसार लोगों द्वारा ये पालन किया जा रहा है। तो वहीं कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 भी लागू की गई है और इसी के तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि अब फरीदाबाद में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं तो इसी को देखते हुए 3 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन में ये लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। तो यहाँ बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और लगातार हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है और ऐसे में यहाँ बड़ा फैसला लिया गया कि कई क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रहेगा। तो यहाँ 3 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहेंगे। हालातों और बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो आए दिन मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ सरकार द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। और ऐसे में हरियाणा के फरीदाबाद में 3 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई कर दिए हैं। फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है और होना चाहिए। 15 दिन के लिए लगना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही। पब्लिक ठेलियों पर जो खड़े होकर के खाना खाती है और झुंड के झुंड दिखते हैं, मार्केट में झुंड के झुंड दिखते हैं। पब्लिक जब तक नहीं मान सकती जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा और ये बिल्कुल सही गवर्नमेंट का बिल्कुल सही होगा। इस एरिया में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे एक्टिव केस हैं, उनको देखते हुए इन एरियाओं में ज़्यादा जो है सख्ती बरती जाएगी और इस पर लगता है काम नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे फरीदाबाद में लगना चाहिए जिस तरह से केस आ रहे हैं। क्योंकि एक मार्केट को बंद करने से दूसरे मार्केट में लोड पड़ेगा, वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी। मार्केट तब बंदी करा दी, अब असर तो बहुत काफ़ी पड़ रहा है, हर चीज़ पर पड़ रहा है। अब घर में फैमिली वगैरह बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है, हर चीज़ है, हमारे खर्चे भी हैं खुद के। अब वही यहाँ छोटा सा गुजारा कर रहे हैं तो वो भी बंद हो गया। अब ये भी नहीं है कोई पीछे भी काम हो। खैर बड़े बड़े करके तो रह भी लेंगे, उनके तो काम धंधे हैं बड़े बड़े, हम कैसे गुजारा करें। सरकार से तो यही विनती है हमारी, जैसे भी है कुछ और टाइम देखें, ओपन करें ये दुकानें हमारी, छोटे छोटे कार्ट हैं जो भी है। बस महामारी को देखते हुए जो प्रशासन ने फैसला लिया है कितना सही है, गलत है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए था? गलत ही है वैसे तो, एक टाइमिंग रखनी चाहिए थी कि उस टाइम पर दुकान मतलब खुल सकती है, एक टाइम होता है। कई सालों ने आकर अपने जिप्सी से अनाउंसमेंट करके दुकानें सुबह अपने टाइम पर खुल गई थी
मालूम नहीं था लोगों को, दुकानदारों को। पुलिस वालों ने आके सारी दुकानें बंद करा दी और उससे भारी परेशानी तो और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में अब लोगों की भारी भीड़ नहीं लगेगी। दरअसल यहां मार्केट कमेटी ने मंडी खुलने के समय में परिवर्तन कर दिया है। आपको बता दें कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों पर अब सब्जी मंडी खुलने के समय में परिवर्तन कर दिया है, जिसके तहत मंडी अब सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुलेगी। और इसी के साथ आपको बड़ी जानकारी दे दें कि मंडी से केवल फुटकर विक्रेता ही सब्जी खरीद पाएंगे, ताकि वो घर घर जाकर लोगों को उचित रेट पर सब्जी मुहैया करा सके। और इसी के अलावा आम आदमी अब मंडी से सब्जी नहीं खरीद पाएगा। हमारे मुख्य प्रशासक महोदय हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से आदेश आए थे कि जी सब्जी मंडियों का समय अब बदल दिया जाए। कोविड महामारी को देखते हुए कुछ बचाव के सुझाव दिए गए थे उनके द्वारा। उन्हीं में से एक ये था कि सब्जी मंडी का टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक का रखा जाए और उसके बाद मंडियों में कोई कामकाज सब्जी मंडियों के अंदर ना हो। इसके अलावा दूसरा ये था कि सब्जी मंडियों में रिटेल का काम बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जो रिटेलर्स उनको सब्जी मंडी से बाहर कर दिया जाए, शहर में जाके गली गली में बेचें, ताकि पब्लिक को भी आराम मिले और वो भी इस महामारी से बचें, तो घर में ही सब्जी फूड वगैरह उपलब्ध हो जाए। इस उद्देश्य को देखते हुए इन दोनों चीज़ें 2 कदम उठाए गए हैं। अब इसको आज थोड़ा सा हालांकि भीड़ रही है हमारी मंडी में, क्योंकि पहला दिन था, लोग जागरूक नहीं थे। हमने अखबार वगैरह में निकलवा तो दिया था, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन में इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। कब तक समझा जाए पूरी तरह लागू हो जाएगा? देखिए पूरी तरह लागू तो आज से ही मानिए आप, क्योंकि हमने कल आदेश दे दिए थे, लेकिन आम जन तक अभी ये सूचना नहीं पहुंच पाई है कि सब्जी मंडी में आपको खुदरा में सब्जी नहीं मिलेगी। आपको अपने घर के सामने ही रेडी वाले सब्जी वालों से सब्जी फ्रूट खुदरा में लेना है। उत्तर हरियाणा के फतेहाबाद में भी प्राइवेट अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन को लेकर लोगों ने हंगामा किया। बता दें कि फतेहाबाद के सद्भावना प्राइवेट अस्पताल के पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है और बेहद चिंता का विषय है। और इस बात की भनक जब सद्भावना अस्पताल में दाखिल मरीजों के तामीरदारों को लगी तो वह अस्पतालों के बाहर एकत्र हो गए। और यहाँ साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह लोग हंगामा कर रहे हैं। और इस बीच फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता अपनी टीम के साथ प्राइवेट अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके साथ फतेहाबाद के डीएसपी भी मौजूद थे। अब आपको ये बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें बताया कि उनके पास कुछ ही देर की ऑक्सीजन बची हुई है और इसके बाद सीएमओ की टीम के द्वारा आपाधापी में ऑक्सीजन का प्रबंधन करवाया गया। और ऐसे में सीएमओ अपनी टीम के साथ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो यहाँ मरीजों के तामीरदारों ने उन्हें घेर लिया और यहाँ जमकर बहसबाजी भी हुई। कुछ कमी चल रही है, उसको देखने की आए थे भी कितने पेशेंट एडमिट है और ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी है और हम कितना दे पाएंगे इनको, क्योंकि जो हमारा लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट का वो 1 टन पर डे है जी और हमारी रिक्वायरमेंट है लगभग 3 टन की। तो आने की संभावना है सर? और उसके लिए ना जैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो ड्रग एक्ट में आती है जी, तो डीसीओ को लिख दिया है और सरकार को भी लिख दिया है 3 टन की आपूर्ति की जाए। ऑक्सीजन की स्थिति जैसे पूरी दुनिया में है वैसे ही हमारे पास हमारे साथ भी है। हमारे हॉस्पिटल में भी किल्लत है, हमारे शहर में डिस्ट्रिक्ट में किल्लत है, बहुत मेहनत से अवेलेबल हो रही है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अमित आहूजा खुद हिसार गए हैं एम्बुलेंस में बैठ के ऑक्सीजन लाने। सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उनको ऑक्सीजन टाइमली प्रोवाइड कर सकें, पर फॉर द टाइम बिंग हमने और एडमिशन बंद कर दिए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी पड़ी है ऑक्सीजन? फिलहाल तो अभी सिलेंडर हमारे पास सीएमओ साहब ने सरकारी अस्पताल से 3 सिलेंडर दिए हैं, उस पर हम अपने पेशेंट्स को रखा हुआ हमने और मैंने 27 सिलेंडर हिसार से।
उधर मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में 8 आरोपियों की गैंग का पर्दाफाश किया है। तो यहाँ गैंग के सदस्य शहर के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और देशमुख हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन महंगे दामों में टीम बनाकर बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी आरोपियों पर रसूखा की कार्रवाई की गई है और यहाँ आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। उज्जैन पुलिस के द्वारा एडीजीपी महोदय और एसपी महोदय के एक मार्गदर्शन में एक ऑपरेशन चलाया गया था और उसमें ऐसे लोग जो ब्लैक मार्केट, क्योंकि अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन काफ़ी स्केयर है, मतलब मार्केट में उपलब्धता कम है, साथ में केवल जो सीवियर जो गंभीर मरीज हैं उन्हीं को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर दिया जाता है। उसके बाद भी कुछ लोग, ऐसा एक रैकेट पकड़ा गया, इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके ऊपर 420 और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत थाना चिमनगंज मंडी में कार्रवाई की गई है। और प्रारंभिक रूप से पूछताछ में यह आई कि ये कई बार जो गंभीर मरीजों के लिए जो इंजेक्शन आते थे उनको उपलब्ध न करा करके उन इंजेक्शनों को मार्केट में काफ़ी ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। अभी पुलिस ने इसमें पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन कौन से अस्पताल के लोग थे? इसमें प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ हुई है, इसमें कुछ पुराने कुछ लोग जो आरडी गाड़ी से जुड़े हुए थे, इसके अलावा जो देशमुख हॉस्पिटल है उससे जुड़े हुए थे, अन्य कुछ लोगों की और भूमिका आई है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ दिन पहले नाटा मेडिकल के ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि वो इंजेक्शन बेचे हैं, तो उस पर कुछ कार्रवाई? इसमें लगातार ही हमारी जो टीमें लगी हुई हैं, कहीं भी कोई ब्लैक मार्किंग, काले बाजारी, मुनाफा वसूली ना हो, इसको लेकर के उज्जैन पुलिस की टीम लगाई गई है। साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक इसमें नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी आम जनता अगर कहीं कोई लगता है कि कोई उसकी कालाबाजारी किसी आवश्यक वस्तु की है या कोई मुनाफा वसूली है, तो उसमें जो नंबर जारी किया गया है 7049119001, उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें। कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश बेकाबू होती नजर आ रही है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन, दवाओं की सप्लाई जैसे मुद्दों पर आज सुनवाई होगी। बता दें आपको कि इन सब मुद्दों पर आज सुनवाई की जाएगी। 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और ऐसे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। ऑक्सीजन, दवाओं की सप्लाई जैसे मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करेगी। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा था कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई की जाएगी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर 24 परगना में बमबारी का मामला सामने आया है। यहां भाटपाड़ा नगरपालिका में 17 नंबर वार्ड के गुप्तार बागान इलाके में बमबाजी हुई और बताया जा रहा है कि इस दौरान हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बमबाजी में मृतक छात्र की 20 वर्षीय अनुराग साव के रूप में हुई है और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि वह इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की BA की पढ़ाई कर रहा था और इसके अलावा वह सेना में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण भी ले रहा था और ऐसे में छात्र की मौत से इलाके में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है और बताया जा रहा है कि परिजनों ने इस मामले को देखते हुए बताया कि अनुराग रविवार की रात पढ़ाई करने के बाद दरवाजा खोलकर और शौच करने के लिए बाहर निकला और उस समय उपद्रवियों ने लगातार 3 बम गिराए और पहला बम उसके दाहिने कंधे पर लगा। अनुराग मौके पर ही गिर गया और उन्हें भाटपाड़ा राजकीय सामान्य अस्पताल में ले जाया गया और बताया जा रहा है कि मृतक को वहीं अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मैं खाना खाकर
इस 10:30 बज रहा था, रात को टहल रहे थे सड़क पर। मेरा दोनों लड़का, छोटा वाला घर है, जो सामने घर है, मैं पढ़ रहा था। सब 11 बजे के करीब मैं देखा कि लड़का घर से निकला है, दरवाज़ा खोला है टॉयलेट करने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब तक मुझे कान में बम चलने की आवाज़ आई। जब बम की आवाज़ आई तो मैं अपने बचाव के लिए दूसरे तरफ भागा। गली में नहीं, सामने ही गया। तब तक दूसरा बम तुरंत चला। अब मैं सोच रहा किधर भागूं। इतने में मैं देख रहा हूँ कि मेरा लड़का गिरा हुआ है। तो फिर मैं लड़का को उठाने लगा। मेरा मझला लड़का घर में पड़ रहा था, फिर मैं उसको उठाया हूँ। बेचारा वो थोड़ा उसको नींद आ गया था तो उठा है। फिर हम लोग, मेरा मझला लड़का, मैं और मोहल्ले के एक आदमी पकड़ कर फिर वेन पर हम लोग उसको लेकर हम लोग थाना ले गए हैं। जब उसको उठा रहा था देखे कि 2 लड़का उधर खड़ा था, लेकिन अब कौन लड़का था अंधेरा में मुझे पहचान में नहीं है। उधर पटना जंक्शन पर तैनात एक स्टेशन मास्टर ने सोमवार की अलसुबह पत्नी से झगड़े के बाद कुछ ऐसा किया कि पूरा परिवार तबाह हो गया। और ऐसे में मूल रूप से आरा के रहने वाले अतुल लाल ने पहले तो अपनी पत्नी का ब्लेड से गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद छत से कूदकर अपनी भी जान दी। घटना के वक्त दंपति के 2 बच्चे घर में थे। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने भी सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा। और अब तक जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अतुल की पत्नी तुलिका कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी और झगड़े की वजह से अभी पता नहीं चला। और ये पूरा मामला कक्कड़बाग के मुनाचक के एक अपार्टमेंट में हुआ। हरियाणा के बल्लभ में सेक्टर 25 की गली नंबर 6 के पास ऑक्सीजन प्लांट के लोगों को लंबी कतारें देखने को मिली। और ऐसे में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अस्पताल के लोग, मरीजों के परिजन और डॉक्टर भी इस लंबी कतार में दिखे। जहां देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं कोरोना संक्रमण का प्रकोप फरीदाबाद जिले में भी देखने को मिला। और इस दौरान फरीदाबाद के अस्पतालों में भी मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। और ऐसे में लोग अपने घरों में, अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।